है कि मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पौधा भेंट कर स्वागत करें। राजस्थान पुलिस अकादमी की स्वस्थ परंपरा में से ग्रीन वेलकम की है। महानिदेशक प्रशिक्षण एवं ट्रैफिक से अनुरोध गृह राज्य मंत्री महोदय का स्वागत करें। निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी से अनुरोध है माननीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। निदेशक महोदय से पुनः अनुरोध अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह का स्वागत पौधा भेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर। 60वें महानिदेशक सम्मेलन की सिफारिशों की परिणति विजन 2047 में भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाना है। सम्मेलन के प्रतिवेदन व स्वागत उद्बोधन हेतु महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा से अनुरोध करता हूं। आज आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत, मेरे साथी महानिदेशक गण, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गण एवं सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और इस सम्मेलन के सभी प्रतिभागी गण, मीडिया बंधुओं, रायपुर में आयोजित 60वीं पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में हुए विचार विमर्शों पर आयोजित इस पुलिस सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत एक विकासशील देश है तथा इसे विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हमारे देश की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक हासिल करने का एक सुअवसर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हम सभी को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने विकसित भारत सुरक्षा आयाम हेतु एक रोड मैप हमारे समक्ष रखा। उन्होंने विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने में सभी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए पुलिस तथा सैन्य बलों के योगदान को सर्वोपरि बताया है। सम्मेलन में संपूर्ण भारत के पुलिस प्रमुखों ने सामरिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। उक्त सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, भविष्य की पुलिसिंग पर केंद्रित रहा, जिसमें संदेश स्पष्ट था कि पुलिसिंग अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक, तकनीक आधारित और जन केंद्रित होनी चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय पर बल, नक्सलवाद, आतंकवाद, संगठित अपराध और सीमा संबंधी खतरों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में साइबर अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथ को नई पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती माना गया तथा डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। संवेदनशील अपराधों में पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया व भरोसेमंद और सम्मानजनक पुलिस व्यवहार को प्राथमिकता दी गई। सम्मेलन में हुई चर्चाओं के क्रम में राजस्थान में राज्य के क्षेत्रफल, सीमावर्ती जिलों और पर्यटन प्रधान क्षेत्रों में रणनीतिक पुलिसिंग की आवश्यकता है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र और संगठित अपराध के नेटवर्क को देखते हुए आसूचना आधारित पुलिसिंग और अंतर्राज्यीय समन्वय आवश्यक है। इसके साथ ही साइबर हेल्पलाइन, साइबर थाना और फॉरेंसिक समीक्षा को और अधिक मजबूत करना व ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में डिजिटल अपराधों के प्रति जागरूकता और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चाओं एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गनिर्देशन में इस वर्ष की पुलिस प्राथमिकताओं का निर्धारण भी किया गया है। यह सम्मेलन विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था थीम पर आयोजित किया जा रहा है तथा इस 2 दिवसीय सम्मेलन में समस्त विषयों के साथ साथ वर्ष 2026 की राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें संपूर्ण राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षकगण और पुलिस अधीक्षक शामिल हैं, जो विभिन्न सामयिक मुद्दों तथा उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों पर गहन मंथन करेंगे। इस सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण, काउंटर टेररिज्म, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दे सहित नवीन आपराधिक कानूनों तथा पुलिस सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में पूरे देश से विषय विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को व्याख्यान देने तथा राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न मोर्चों पर निरंतर उत्कृष्ट कार्य करते हुए हमारे ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय को सार्थक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे सीमावर्ती जिलों की पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्ट प्रयास किए, जिसकी सराहना संघ संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई। संगठित अपराधों तथा मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध बेहद प्रभावी कार्रवाई भी गत समय में की गई है। सामुदायिक पुलिसिंग में भी कालिका यूनिट, निर्भया स्क्वाड आदि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशिक्षण में भी नवाचारों को अपनाया गया है। मुझे बताते हुए यह अत्यंत प्रसन्नता है महोदय कि हाल में ही राजस्थान पुलिस अकादमी को क्षमता संवर्धन आयोग ने उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा दिया है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं आज इस सम्मेलन में अपने सभी साथी अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस आपके शीर्ष एवं सफल नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए राज्य के नागरिकों में विश्वास का माहौल तैयार करने के लिए सतत रूप से कार्य करेगी तथा एक बार आपके द्वारा जो भी हमें निर्देश मिले हैं उन सब प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए निरंतर इस वर्ष में आगे वाले समय में हम कार्य करते रहेंगे। आप सभी इस सम्मेलन में पधारे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका एक बार पुनः स्वागत एवं आभार। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बताए हुए बिंदुओं पे राजस्थान पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसके फलस्वरूप 2 वर्षों से निरंतर अपराध का ग्राफ कम हुआ है, महिला अपराधों में भी कमी आई है और अन्य मापदंडों पर भी पुलिस खरा उतर रही है। हमारे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय गृह राज्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री का भी काम संभाल रहे हैं, आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव भास्कर सावंत जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी और इस पुलिस सम्मेलन में विराजे सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गण, हमारे आईजी साहिबान, डीआईजी साहिबान, सभी जिलों से पधारे एसपी साहिबान और मीडिया के सम्मानित बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
कि आप पूरे राजस्थान भर के कोने कोने से अधिकारीगण पधार कर इन 2 दिनों में अच्छी पुलिसिंग और राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन पर मंथन करने के बाद उनके समाधान के रास्ते पर जाएंगे। ऐसी मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज का ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सकारात्मक सोच का निर्माण करते हुए अपने अपने विभागों में और सामाजिक स्तर पर भी समरसता और विकासोन्मुखी सोच को प्रतिपादित करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्पना को पूरा करने के लिए राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस भी उस सपने को साकार करने का काम करेगी। ऐसा हमारा विचार भी है और इस ओर हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा तो उस राष्ट्र में वहां की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी भी हमको प्राथमिकता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारी राज्यों की पुलिस और हमारे अर्धसैनिक बल किसी भी प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। तो प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश बनने के रास्ते पर चल पड़ता है। और मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस ने इन 2 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जो स्लोगन था आमजन में विश्वास अपराधियों में भय, उस पर काम करते हुए जो कीर्तिमान स्थापित किया है, सभी प्रकार के अपराधों में भारी गिरावट इन दिनों देखने को मिली है। वो आपके सफल नेतृत्व के कारण इन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए हैं और अपराधियों के खिलाफ काम किया है। मैं समझ सकता हूं कि इन आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी प्रदेश की पुलिस, राजस्थान पुलिस, जब पूरे प्रदेश के राज्यों की पुलिस का एक आंकलन होता है, एक अध्ययन होता है, ग्रेडिंग होती है, तो निश्चित रूप से हमारा सर गौरव से ऊंचा होता है कि राजस्थान पुलिस का भी नाम उसमें अंकित होता है कि अच्छी पुलिसिंग के लिए राजस्थान की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया, जो संकल्पना ली कि हमको संगठित अपराध के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करनी है, नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और जो लोग अपराधी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है, तो उसमें भी आप सकारात्मक रूप से काम करते हुए सफल हुए हैं, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। जैसे राज्यों में जिस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, कहीं आतंकवादी की घटनाएं हैं, नक्सलवाद की घटना है, जाति धर्म के आधार पर भेद करके आपस में शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए आज का एक सम्मेलन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इन 2 वर्षों में पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बजटीय प्रावधान किए हैं। चाहे इनको साधन उपलब्ध कराने की बात रही हो, चाहे साइबर क्राइम से निपटने के लिए संसाधन देने की बात रही हो, चाहे हैकाथॉन फर्स्ट करके 27 राज्यों के एक्सपर्ट्स को बुला करके उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हम कैसे कर सकते हैं उस पर मैकेनिज्म तैयार करने की बात रही हो, चाहे पुलिस के जवानों की हमारी समस्याएं रही हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपने बजटीय प्रावधान किए हों, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में हमारी पुलिस और पुलिस के जवान गौरव महसूस करते हैं। और आज आपने साकार किया है कि हमारी पुलिस का मनोबल अप हुआ है, अपराधियों में भय बढ़ा है। इन 2 वर्षों में जो मनोबल अप करके आपने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं,
हम उसमें सफलता की ओर बढ़े हैं। मैं समझ सकता हूं कि विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने में आपके नेतृत्व में राज्य सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन पुलिस बेहतर पुलिसिंग करके इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। कोटि कोटि आभार सर। अब मैं मंच की अनुमति से मंच से अनुरोध करूंगा, राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएं 2026 की एक छोटी सी बुकलेट प्रकाशित हुई है, उसका विमोचन करने के लिए। राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएं 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। अपराध संबंधी प्राथमिकताएं, संगठित अपराध पर प्रहार, महिलाएं, बच्चे व कमजोर वर्ग के प्रति अपराधों पर रोकथाम, बेहतर सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन, साइबर अपराधों की रोकथाम व बेहतर अनुसंधान। प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं जन सहभागिता में पुलिस तंत्र सशक्त करना, पुलिस के कार्य में तकनीकी दक्षता का अधिकतम उपयोग, कार्यों की कार्य दशा एवं दक्षता में सुधार तथा पुलिस परिसरों में सामुदायिक सेवाओं का उन्नयन। थैंक यू सर। राजस्थान पुलिस निरंतर जन सेवा की ओर अग्रसर है। नागरिकों, जनता व पीड़ितों को हर प्रकार से सहायता और न्याय प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहती है। राजस्थान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थल है। हर वर्ष लाखों मेहमान, सैलानी, पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा हेतु होटल रिजॉर्ट्स में ठहरे हुए मेहमानों की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा विकसित ई विजिटर पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि के महोदय के कर कमलों से करना चाहेंगे। बटन दबा के राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा तथा पर्यटकों की आड़ में असामाजिक तत्वों को आश्रय देने वालों पर नजर रखने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा आश्रय स्थल के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करते हुए ई विजिटर पोर्टल तैयार किया गया है। संबंधित पुलिस थाना द्वारा होटल को ऑनबोर्ड किए जाने के बाद होटल्स द्वारा डिजिटल रिकॉर्ड संधारण किया जा सकेगा एवं पुलिस को थाना क्षेत्र के होटल्स में रुकने वाले पर्यटकों की सूचना उपलब्ध हो सकेगी। सर, साइबर वित्तीय अपराध एक प्रमुख चुनौती बढ़कर हमारे सामने आ रहे हैं। इस हेतु साइबर वित्तीय अपराध में 10 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में 1930 हेल्पलाइन एनसीआरपी पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को सीसीपीएस थानों पर स्वतः एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था का शुभारंभ भी आपके कर कमलों से करना चाहेंगे सर, बटन दबा के। राजस्थान पुलिस द्वारा I4C के साथ मिलकर साइबर अपराध पीड़ितों के लिए E0 FIR प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली में एनसीआरपी पोर्टल 1930 हेल्पलाइन को राजस्थान पुलिस के CCTNS सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे रुपए 10 लाख से अधिक के साइबर अपराध मामलों में शिकायत स्वतः FIR में परिवर्तित होकर संबंधित साइबर थाना को तुरंत भेजी जाएगी। इससे पीड़ितों को त्वरित न्याय, राशि की शीघ्र बरामदगी और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सादर अनुरोध
राजस्थान के यशस्वी सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वे अपने उद्बोधन और मार्गदर्शन से इस सभी को नमस्कार। आज के इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत साहब, महानिदेशक प्रशिक्षण व यातायात श्री अनिल पालीवाल जी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्री संजीव कुमार नर्जरी जी, इस सम्मेलन में आए सभी पुलिस के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आप सभी का इस सम्मेलन में आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने देखा है कि 60वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में रायपुर में चर्चा हुई। ये हर साल सम्मेलन किसी न किसी प्रदेश की एक राजधानी में या किसी प्रमुख स्थान पर होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि विभिन्न प्रदेशों के कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, उसको हमें चर्चा करते हुए हमारे देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से ठीक करना है, हमारे साथ कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको कि हमें उनके साथ चलना है। क्योंकि ये भी आप सभी जानते हैं कि अपराधी आज के समय में नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कई तरह के अपराध बढ़े हैं, तो उनको रोकने के लिए पुलिसिंग को क्या करना है, ये सभी प्रदेशों को लेकर के पूरे देश की चर्चा होती है। और आज मैं समझता हूं कि उसी के आधार पर आज का ये सम्मेलन रखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में सभी चर्चा होने वाली है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा है और राजस्थान से 5 प्रदेशों की सीमाएं भी लगती हैं। उन 5 प्रदेशों का भी मिजाज है, वो भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि अपराधी अपराध करता है, दूसरे प्रदेश की शरण लेता है। एक तरफ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो एक तरफ 5 राज्यों
की सीमाएं हमसे लगी हुई हैं, उसका अपराधी किस तरह से फायदा उठाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, वहां के लोगों में शांति और सद्भावना हो, वहां उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध नहीं हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर के वहां के विकास से लेकर के वो सबसे पहले उस पर निर्भर करता है। किसी राज्य की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां का विकास होगा, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ उसमें होता है और उसी के आधार पर राज्य बढ़ता है। मैं कह सकता हूं कि उस मंच के माध्यम से बेहतर पुलिस तकनीक का उपयोग, समुदाय का सहयोग, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की गई थी। आज प्रदेश की पुलिस को उन उपायों को अमल में लाने के कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाए, पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध खुफिया जानकारी का उपयोग क्षेत्र के अपराधियों को व्यवस्थित प्रोफाइल करने और सोशल मीडिया सहित उनके सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाए। क्योंकि जिस तरह से आज के समय में अपराध बढ़ा है, हमें उससे आगे जाना होगा। नए नए तकनीकी के माध्यम से हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें हमें विचार करना होगा। मैंने एक दिन डीजी साहब को कहा था कि हमको एक इस तरह का तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें हमारे एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हमारा साइबर क्राइम हो, उस पर एक हमें हर महीने 1-2 दिन की कार्यशाला उसमें करनी चाहिए, चाहे वो बीसी के माध्यम से करें। क्योंकि अपराध भिन्नता का होता है। आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार कई बार इस तरह के अपराध आते हैं जो आप कहते हैं कि तो पहली बार होना पाया है। हम उनको किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और मैं इसलिए और कहना चाहता हूं आपको कि मैंने पहले दिन ही कहा था, दिसंबर 23 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा जो भी आवश्यकता है हमारी पुलिसिंग के लिए, हम उसको पूरी तरह से करने को तैयार हैं। और लगातार आप 2 साल से देख रहे हैं, जो आपने हमसे कहा है हमारी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, वो काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हम चाहते हैं, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत सरकार के उपक्रम क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम अकादमी बन गई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, किसी भी राज्य के लिए, वहां की सरकार के लिए, वहां के उस डिपार्टमेंट के लिए अगर प्रथम पुरस्कार मिलता है तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हमारी पुलिसिंग पूरे देश के अंदर अग्रणी बने। इसके लिए हमें क्या काम करना है, उसकी आवश्यकता है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सूचना की प्रत्येक श्रेणी को टैग करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे किसी भी श्रेणी से संबंध कई चैनलों से प्राप्त सूचनाओं का कुशल विश्लेषण किया जा सके। मुझे यह भी पता है पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अभी आवश्यकता है
लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम उसमें और कैसे आगे बढ़ें, हम उसको और कैसे नियंत्रित करें। 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% से अधिक की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25% की कमी आई है। लूट के प्रकरणों में 50% की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी आई है। मित्रों, लेकिन फिर भी इसमें आवश्यकता है, हम और इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, वो भी हमें करना है। लगातार अच्छा काम करने के बावजूद सिर्फ एक अप्रिय घटना पुलिस और प्रदेश की छवि को धूमिल कर सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं, यह अखबार में आता है कि यह घटना घटित हुई, लेकिन हमारी पुलिसिंग ने उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उसको पकड़ लिया। उस घटना को पूरी जानकारी करते हुए उन अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन वो खबर 3 दिन बाद आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस घटना के तुरंत होने के बाद उसकी जानकारी भी आनी चाहिए। संगठित अपराध को रोकने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि गैंगस्टर न सिर्फ आम आदमी को परेशानी का सबक बनते हैं, बल्कि प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभावित करता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का गैंगस्टर राजस्थान में आए नहीं, और आए तो यहां से जाए नहीं, यह सुनिश्चितता करनी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे राज्य में शांति किस तरह से रह सकती है, हमारे राज्य में अपराध किस तरह से रुक सकता है। और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि अलग अलग श्रेणी के अलग अलग हमें ग्रुप बनाने चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा के साथ उसको अमल में लाना चाहिए और उस अंजाम देना चाहिए। संगठित गैंगवार की घटनाओं को प्रदेश में घटित होती हैं, उन पर 100% लगाम लगाने की जरूरत है। बीकानेर रेंज में इस दिशा में बेहतर काम करने की और जरूरत है। यहां इंटेलिजेंस और सर्विलांस के बीच समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर भी किसी गैंगस्टर के प्रति युवाओं के पोस्ट को स्क्रीनिंग कर ऐसे युवाओं की निगरानी और समझाइश दोनों करना जरूरी है। और मैं कह सकता हूं, कई छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आती हैं, वो अपराध को अंजाम देती हैं। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अंजाम को उकसाने का काम करते हैं। क्योंकि हर किसी घटना के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का उकसाना होता है, तो हमें उसको भी रोकना चाहिए। नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को, इसे हमें रोकना है। नशाई संगठित अपराध को बढ़ावा देता है। यदि अपराध की रोकथाम करनी है तो नशे के व्यापार को रोकना होगा। और मैंने देखा है मुंबई से एटीएस की टीम ने यहां आकर कार्रवाई की, गुजरात की टीम ने जोधपुर और बाड़मेर जिले में कार्रवाई की। यह निश्चित रूप से एक सवालिया निशान होता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे जीवन में जब हम पढ़ते थे तो कई तरह के किस्से हमने पढ़े होंगे। हमारा जीवन का आधार क्या है? हम जिस दिन इस सेवा में आए थे उससे पहले हमने क्या क्या मन में सोचा था, क्या क्या हमने विचार किया था, हम किस सपने के साथ आए थे, हमारा माता पिता के प्रति और हमारा जिस गुरुजी के प्रति क्या सम्मान था, हमने उनको क्या विश्वास दिलाया था। और मैं कहना चाहता हूं, आपने जो मन में सोचा था, विचार किया था, आपके गुरुजी ने जो सोचा था और विचार किया था, हमारे माता पिता ने जो सोचा था, जो विचार किया था, ईश्वर की कृपा से वो सब हुआ। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? जरा हम उन पीछे के समय को ध्यान में करें कि हम जब आए थे तो हमारे विचार में मन क्या था, आज हमारे मन की बदलने की स्थिति बनी तो क्यों बनी? मित्रों, ये अब का नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हमारी आगे वाली पीढ़ी किस तरह की आएगी? अगर बाड़ी खेत को खाएगी
तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ध्येय है, हम जिस प्रतिज्ञा के साथ आए हैं, हम जिस विश्वास के साथ आए हैं, जनता उस विश्वास को देखती है। आम जन में वो विश्वास पैदा होता है, और आम जन में विश्वास जब पैदा होता है कि हम समर्पित भाव से उस राज्य की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अब हम सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उसके मन में भी विश्वास होता है, और विश्वास के साथ काम करने की क्षमता भी 4 गुनी बढ़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें जिस विश्वास के साथ हमने इस ओर कदम रखे हैं, उस कदम को बढ़ाते हुए हमारी पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत करने का काम हमें करना चाहिए। यह सूचना हमारी जिला पुलिस के पास होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। उसका कारण भी हमें खोजना पड़ेगा। आप सबको मन में विचार करना होगा, आखिरकार कारण क्या है। यह कार्रवाई हमारी पुलिस द्वारा की जाती तो बेहतर संदेश जाता। हमने साइबर अपराध पर लगाम लगाने में अच्छा काम किया। साइबर अपराधियों को राजस्थान की धरती का उपयोग करने की छूट नहीं दी जा सकती। साइबर अपराध पर 100% अंकुश लगाने का लक्ष्य लेकर हमको चलना है। अभी हुए डीजी फैक्ट और एआई कॉन्फ्रेंस में मैंने लोगों में तकनीकी को लेकर आत्मविश्वास देखा। जिस तरह के छात्र, युवा उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। आपकी यह जिम्मेदारी है कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई कर आम जन का यह विश्वास बहाल रखना है, क्योंकि लोगों को मोबाइल से डर लगने लग गया कि कहीं हमारे पास कोई इस तरह की साइबर की घटना नहीं हो जाए। और ऐसे लोगों को अगर जब आप खुलासा करते हैं तो उसका पूरा तरह से दीजिए कि आप चिंता मत करिए, जिससे आम जन में विश्वास भी उसका बढ़े। आज जब हम विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था उसकी पहली शर्त है। और आपने देखा है 2 साल के अंदर हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के हमारे धरती पर उतर रहे हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि आने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं राजस्थान में निवेश करने आ गया लेकिन मेरे को परेशानी आ रही है। और मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि ये वो विभाग है, ये कहावत है, टूटी फूटी ठटेरे के द्वार। इस भाषा को समझ रहे हैं आप? कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी करे, लेकिन आपके ऊपर आना ही है। उसका सुधार अगर कोई करेगा तो यह डिपार्टमेंट ही करेगा। कुछ भी हो रहा है लेकिन आपके पास आना है, और इसलिए उसका रास्ता भी आपको ही निकालना है। यह व्यवस्था आपको ही बनानी है, उसका विश्वास आपको ही जीतना है। क्योंकि अगर वो कोई भी परेशान उस व्यक्ति को करता है और वो जाकर के ये कहता है कि मेरे को परेशान किया है, तो पहला सवालिया निशान हमारे ऊपर ही लगता है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, यह विश्वास आने वाले हर व्यक्ति को दिलाना है तो हम ही को दिलाना है। अभी मैं देख रहा था पर्यटन को लेकर के आपने जिस तरह से काम किया है और आपने संदेश दिया है, कोई भी विभाग हो, मैंने ये भी कहा था कि हम हर क्षेत्र में हमारे ऐसे साथी भी हम बनाएंगे। वो समाज के लोग होंगे, वो संस्थाएं होंगी, उन संस्था काम करना चाहती हैं, उनका सहयोग लेकर के हम काम करें। हम व्यक्ति भी बनाएं। सीएलजी के व्यक्ति हैं, इसलिए हम पर्यटन स्थलों पर भी व्यक्ति बनाएंगे अपने। पर्यटन भाई होगा, पर्यटन बहन होगी। हम ऐसे स्थानों पर जहां ज्यादा आवश्यकता है, हॉस्पिटल है तो वहां से भी हम कुछ लोगों को बनाएंगे, बस स्टैंड है तो वहां भी हम बनाएंगे, विद्यालय तो उसके 4-5 जहां विद्यालय स्थापित है वहां के लोगों को हम साथ में लेंगे, क्योंकि वो आपको कई सूचना दे सकते हैं, कई विमर्श आपके साथ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम साथी बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे सहयोगी होंगे। पुलिस थानों में यह व्यवस्थित हो, अपराधियों में भय हो,
वो पुलिस थाने की तरफ देखे भी नहीं, लेकिन आम जन में ये विश्वास हो, वो आराम से आए और वो कहें कि मेरी ये वो स्थान है जहां मेरे को हर तरह से सुरक्षा भी मिलेगी और मेरा सम्मान भी होगा, मेरा मान भी होगा, इस तरह का भाव उनमें पैदा हो। क्योंकि लोग उससे दूर नहीं रहे, नजदीक आए। अगर दूर वो रहे जो अपराधी हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वो अपराध के कारण लोगों को डराना चाहते हैं, वो उससे डरे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मन का विश्वास आम जन में हो, हमारा संपर्क भी हो, हम लोगों से, अच्छे लोगों से संपर्क करते हुए कई अपराधों को ऐसा कि हम अपराध से पहले ही उनको पता लगा लेते हैं कि ये अपराध यहां नहीं हो, लेकिन उसमें हमारा संपर्क बहुत आवश्यक है। थानों के और पास हमारा संपर्क हो, सीओ जहां है, सीओ अपने ऐसे लोगों के संपर्क जिस किसी तरह का अपराध नहीं हो, वहां के लोगों से हमारा अगर व्यवहार ठीक प्रकार से रहेगा, उनसे संपर्क रहेगा, समय समय पर महीने में हम उनको 1-2 बार बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका विश्वास भी बढ़ेगा। वो आपको चुपके से बताएंगे कि यहां इस तरह की घटना है, तो हम उन घटनाओं को पहले से रोक सकते हैं। आपको पहले से वो पूर्व आंकलन करना होगा कि प्रदेश में लगने वाली हमारी औद्योगिक इकाइयों को लेकर किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की आशंका तो नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का स्वार्थ कहीं भी झलक सकता है। व्यक्ति होता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं अलग होती है। हम उसको व्यक्ति से नहीं जोड़ सकते। व्यक्ति के मन में किसी तरह का भाव होगा, लेकिन हमें आम जन की सेवा करनी है। हमें राज्य के लोगों को किस तरह से लाभ मिले, हमें उसकी ओर चलना है। इसलिए हमें यह भी देखना होगा, ऐसे विरोध प्रदर्शन से केवल शांति व्यवस्था ही भंग नहीं होती, बल्कि उससे उद्यमियों और निवेशकों के मन में भी प्रदेश के नकारात्मक छवि बनती है और वे निवेश करने से कतराने लगते हैं। हमारी सरकार महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित, कमजोर वर्ग सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को त्वरित न्याय दिलाने हेतु कृत संकल्पित है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको पुलिसिंग के साथ संवेदनशीलता को भी उपयोग करना होगा। इसमें आवश्यकता है, 2-3 जिलों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। पाली, करौली जिलों में महिला अपराध तथा चित्तौड़गढ़ और ब्यावर जिले को अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में अच्छा काम करने की आवश्यकता है। और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी आंकलन होगा। मैंने हमारे गृह सचिव जी और डीजी साहब को कहा है कि हर महीने की हमारी रिपोर्ट भी होनी चाहिए। अच्छे काम करने वालों को हमें किसी न किसी एक अवसर पर हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए और उनकी भी ग्रेडिंग बननी चाहिए जो लगातार उनको कहने के बावजूद भी उनका काम ठीक नहीं है, तो उनकी भी होनी चाहिए। उनको भी क्या करना चाहिए, यह भी विचार आवश्यक है, क्योंकि हम एक तराजू में नहीं तोल सकते। काम करने वाले को, जो अच्छा काम करता है, और उस व्यक्ति को जो काम के नाम पर हमारी पुलिसिंग को बदनाम करता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को भी हमें देखना होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस अंतर को देखने के लिए हर महीने हमारी रिपोर्टिंग भी हो और वो रिपोर्टिंग पूरी तरह से जाए और उसमें भी हमारे एक कमेटी बन करके उसका भी विचार करें, जिससे कि हमारे पुलिस में अच्छा काम करने वाले हर व्यक्ति को उसका सम्मान भी मिलना चाहिए और सम्मान राज्य में नहीं समाज में भी मिलना चाहिए, जिससे कि उसको आने वाले लोग और आने वाली युवा पीढ़ी भी देखे कि अच्छा काम करने वाले का किस तरह से सम्मान होता है। मित्रों, आज आवश्यकता इस बात की भी है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपका अनुसरण करते हैं। आप ये मत मानिए कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो आपके अच्छे से कितने लोग सीख रहे हैं, सबक ले रहे हैं और वो आपका अनुसरण करने वाले हैं।
और आप ये भी मत मानना जी, आप अगर कहीं ना कहीं किसी गलत तरीका उपयोग कर रहे हैं तो आपके पीछे वो भी लोग हैं, आप उनको भी दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। हम इस बात पर विचार चिंतन जरूर करें, हमें देखना होगा, क्योंकि समाज में आपकी पहचान है, मान्यता है, समाज आपको सिर आंखों पर बैठाता है। अगर उस समाज को हम दिशा देने का काम करेंगे तो वो लोग हमारा अनुसरण करेंगे। गलत दिशा अगर हम करेंगे, गलत दिशा में जाएंगे, अगर वो गलत दिशा में जाएंगे और जिस दिन पकड़े जाएंगे वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को याद करेंगे जिसने उसकी सोच को ऐसे बनाया है, जिसको देख करके वो चला है। आज का परिवेश नहीं है। आपसे जो सीखने वाले हैं, आपसे जो आपके सीखते हुए जो वो करने वाले हैं, अच्छा करेंगे, वो जीवन भर आपको सराहेंगे कि ये मेरे को उनके द्वारा जो काम अच्छा किया गया था उससे मुझे सीख ली और उस सीख के आधार पर मैं आज इस स्तर पर आया हूं, मैं आज इस स्तर पर बना हूं। आप अपने जीवन को आधार बनाइए। आपने भी किसी ना किसी से सीखा होगा। पहला व्यक्ति आपके जीवन में भी कोई ना कोई अच्छा होगा। आप प्रतिदिन याद नहीं करें, लेकिन कभी कभी मौकों पर आपको वो याद आते होंगे। और जब आपको याद आते होंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं भी होंगे, उनका आशीष आपको मिलता होगा और वो आशीष आपको भी मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि हम जिस दिशा में जाएंगे लोग आपका अनुसरण उसी दिशा के लिए करेंगे। तो हमें हमारा अनुसरण कैसे दिखाना है, कैसे करना है। मैं नए कानूनों की भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश बदल रहा है। इन बदलावों में लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है। केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक मानसिकता से बनाए गए पुराने कानूनों को बदलकर 3 नए कानून बनाए हैं। नई न्याय संहिता को लेकर हमें लोगों में ये विश्वास और मजबूत करना है कि उन्हें त्वरित न्याय मिलेगा। आपको इन कानूनों को उनकी भावना के अनुरूप पूरी तरह से लागू करना है। यह सुनिश्चित करना है कि नए कानून की प्रक्रिया की ट्रेनिंग सारे पुलिस कर्मचारियों को मिले। इनके क्रियान्वयन में केंद्र को पूरा सहयोग प्रदान करना है। हम चरणबद्ध रूप से 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में जांच एफएसएल के माध्यम से कराने के लिए थानों को सुदृढ़ करें। इन कानूनों के मुताबिक एफआईआर, ईएफआईआर और चार्जशीट के ई रिकॉर्ड अपडेट रखने हैं। एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में जहां कहीं भी दिक्कत है उसे दुरुस्त करना है। प्रदेश को आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए प्रत्येक थाना हर माह में कम से कम 3 स्कूल विजिट करें और नई पीढ़ी को इन कानूनों की जानकारी दें। आने वाले युवा दिवस पर एक स्कूल को थाने की विजिट करवाने और थाने की कार्यप्रणाली तक नए कानून तक उन्हें अवगत कराएं। इसमें जरूर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया, उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ। जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाओ। 12 जनवरी के अवसर पर मैं चाहूंगा कि हर थाने में ऐसे युवा और युवतियों को हमें बड़ी संख्या में बुलाना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, नए कानूनों के बारे में उनको बताना चाहिए, सड़क सुरक्षा के बारे में भी उनको बताना चाहिए, यातायात नियमों के बारे में बताना चाहिए, आपराधिक घटनाएं घटती हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए।
नशे के बारे में उनको बताना चाहिए, एक चार्ट बनाना चाहिए और चार्ट के आधार पर वो आपके एम्बेसडर बन सकते हैं। उनको बताइए कि आप अभी हमारे यहां आए हो, 50, 100, 70 कितनी संख्या आप चाहते हैं वो संख्या आप उसमें सुनिश्चित करिए। उनको टारगेट दीजिए कि आने वाले 2 महीने में आपकी फिर हम एक बैठक करेंगे, आपने कितने लोगों से संपर्क किया है, उनके नाम और नंबर हमको दीजिए, एक फॉर्म उनको छपा करके दे दीजिए, उस फॉर्म को लेकर के जाएं। वो अपराध के साथ साथ नशा मुक्ति से भी एक शपथ दिलवाइए कि किसी तरह की ना मैं नशा करूंगा, ना करने दूंगा, समाज में इस व्यवस्था का मैं विरोध करूंगा। अगर हम इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन आने वाली पीढ़ी के अंदर होगा। हम चाहते हैं ये एक किताब भी हमारी बने जिसको हम विद्यालय में संचालित करें, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, हमारी युवा पीढ़ी को हमें बचाना पड़ेगा। क्योंकि हम आज हर 15 दिन में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की बात करते हैं। अगर हमारे जीवन में बचपन से अगर वो सिखाया जाएगा तो हमारे जहन में बैठता है। हम चाहते हैं एक पुलिसिंग का एक पाठ इन सारे विषयों को लेकर के हम छोटी कक्षाओं में प्रारंभ करें। इसका एक सिलेबस बना करके हम किस तरह से दे सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी युवाओं को हमें इस समय बताने की आवश्यकता नहीं हो, पहले से वो समझें कि हमारे जीवन में क्या क्या हमें काम करना है, किस तरह से करना है, यातायात का पालन कैसे करें, 18 साल के होने के बाद हम किस तरह से हमारा लाइसेंस बनेगा, उससे पहले हमें कोई व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। मित्रों, ये हमारा काम है कि हम नीचे इसको पहुंचाएं और मैं चाहता हूं कि 12 जनवरी को इस तरह के कार्यक्रम हर थाने में हो। उसकी सूची पहले से बनाएं, उसकी सूची बना करके उनको बुलाएं, उनको टारगेट दें, एक फॉर्म दें जिससे कि उनके नंबर आपके पास हो। इस बहाने से आपके पास कोई भी एक मोहल्ला नहीं बचेगा, कोई भी गांव नहीं बचेगा, कोई भी ढाड़ी नहीं बचेगी, कोई भी अपार्टमेंट नहीं बचेगा जिसका नंबर किसी पुलिस थाने में नहीं हो। आवश्यकता पड़ने पर आप उसका सहयोगी भी बना सकते हैं, आप उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी पहुंच हर जगह तक रहे। आपका बीट का जो इंचार्ज होता है वो कॉपी उसको भी दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि यह भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो हमारा शहर हो या कस्बा हो उसमें जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनकी जानकारी भी हमारे उस बीट अधिकारी को और उस थाने को होनी चाहिए, क्योंकि वहां से निकलने वाला अपराध कहीं ना कहीं पकड़ में आए, उसकी सूची अगर आपके पास रहेगी तो आपको यह रहेगा कि अगर उधर होकर अपराधी गया है तो आप वहां से तुरंत उसकी जानकारी करके उसको मंगा सकते हैं। हमको तुरंत कार्रवाई करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उसमें हमारा मिलेगा। जहां आवश्यकता है हर तिराहे चौराहे पर हम उसको आंकलन करें, वहां भी हम सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में हम ये भी करने वाले हैं कि हमारे विधायकों को जो हमारा विधायक को उसका पैसा मिलता है हम उससे भी कहीं ना कहीं 10%, 5% उसमें भी हम प्रावधान रख रहे हैं कि उसमें भी कहीं आवश्यकता हमारी पुलिसिंग को यह लगे कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, यहां अपराधियों का निकलने का एक रास्ता एक यही है, तो वहां भी हम उस व्यवस्था को ठीक प्रकार से करें जिससे भी किसी भी तरह से अपराधी निकल नहीं पाए। इस व्यवस्था को हमें सुनिश्चित करना है। आने वाले युवा दिवस पर इस कार्यक्रम को करेंगे तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और एक आपकी अच्छी पहुंच भी वहां तक बनेगी। हमने पुलिसिंग सिस्टम को तेजी से आधुनिक बनाने का काम करना है। हमारी सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। आपको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वे अधिक सक्षम बन सकें। हम पुलिस आधुनिकीकरण व संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड गठित करने जा रहे हैं। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना कर रहे हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रियान्वयन एवं विस्तार का
कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित करने जा रही है। इसके लिए नए पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कार्मिकों को भर्ती भत्ते को भी बढ़ाने का काम किया है। पुलिस निरीक्षक के अधिकारियों को मैस भत्ता भी बढ़ाने का काम हमने किया है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों को अलावा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। मुझे अवगत कराया गया है कि इस पुलिस सम्मेलन में राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा मौजूद समय में प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें साइबर अपराध, पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण, काउंटर टेररिज्म, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दे सहित नवीन अपराधों, कानूनों तथा पुलिस सशक्तिकरण जैसे विषय शामिल हैं। हम सभी की अपेक्षा है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। कई इस तरह के हैं कि उनमें हमें और काम करने की आवश्यकता है। विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों से संबंधित कार्रवाई जो खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके, इसको भी हमें सुदृढ़ करना है। ऐसी सूचनाओं का विश्लेषण प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग करके किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। इस हेतु सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों को कौशल अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने चाहिए। 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले पुलिस अधिकारियों को एक एक पुलिस स्टेशन को गोद लेना चाहिए। साथ ही विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए पुलिसिंग में सुधार के उपाय लागू करने चाहिए। पुलिस को डेटा आधारित न्याय वितरण और आंतरिक सुरक्षा में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एआई से जोड़कर राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का उपयोग करना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पुलिस को युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा को देश के समग्र हित के लिए उपयोग में लाने और उसे सही दिशा देने के लिए नवीन तरीके खोजने चाहिए, जिससे सरकार और समाज दोनों का समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए। पुलिस को ऐसे व्यक्तियों समूहों के जुड़ने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए जिनका रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण हो। वो मैंने इसीलिए आपको कहा कि अगर इनको आप जोड़ेंगे तो एक बहुत अच्छा फायदा पुलिसिंग को होने वाला है। जैसे हेल्पलाइन पर जनता की समस्याओं को सुनता हूं, ठीक उसी तरह आपको भी पुलिस हेल्पलाइन पर आम जन की समस्या को सुनकर उसका समाधान करना होगा और ये हमें लगाना होगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था और सुदृढ़ हो, क्योंकि हो सकता है आपको उस हेल्पलाइन पर ऐसे अपराध की सूचना आए जो अपराध घटित होने वाला है और उस सूचना से आप उसको रोक सकते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम घटना से पहले उसको रोकना बहुत आवश्यक होता है। हम सभी की अपेक्षा है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस के समक्ष आ रही चुनौतियां तथा बेहतर पुलिसिंग के लिए हम यहां कुछ सारगर्भित समाधान लेकर जाएं, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से किस तरह से निपटा जाए इसके लिए भी हमें काम करना है। और हमको बेहतर संसाधन की आवश्यकता उसके लिए होती है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि बेहतर संसाधन के लिए हमारी सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो आपकी आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी, इसका भी मैं विश्वास देता हूं। अंत में कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से कार्यशाला आप सभी के लिए बेहतर पुलिसिंग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका फायदा न सिर्फ पुलिस को होगा अपितु आम नागरिकों के लिए बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर समाज को एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। एक बार फिर से सभी का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो उनकी कल्पना है, उनका विजन है, उस विजन को विकसित
भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा अग्रणी प्रदेश बने जिसमें किसी भी तरह का कोई अपराध की स्थान नहीं हो और हम देश में पहले नंबर की हमारी पुलिसिंग बने। इस आशा और विश्वास के साथ इस सम्मेलन में आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये 2 दिनी कार्यशाला ये हमारे पुलिसिंग के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगी और उसके साथ ही हम हमारे प्रदेश में पुलिसिंग का काम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस पर सार्थक चर्चा के साथ हमारा ये सम्मेलन संपन्न होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार सर। सदन आपके ऊर्जावान व्याख्यान से लाभान्वित हुआ। हम प्रयासरत रहेंगे इन सभी बातों का आत्मसात करें। सर, ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि नवीन आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन में आज राजस्थान देश में 3य स्थान पर है और हम आपके मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। सर, आज का प्रथम सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध जो राज्य, देश व विश्व के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है, उनका सामना करने के लिए I4C से हमें अपने प्रेजेंटेशन से लाभान्वित करने के लिए राजेश कुमार सर आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। सर 2002 बैच तेलंगाना काडर के अधिकारी हैं। IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करी है और वर्तमान में 2022 से CEO I4C के पद पर कार्यरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर मौजूद राजस्थान के गृह राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, DGP महोदय, ACS होम तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगण का मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। महोदय, आज मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए तथा आप सबसे आपके समक्ष यह प्रस्तुति करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आपके पास समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं अपने प्रस्तुतिकरण को थोड़ा संक्षिप्त ही रखूंगा। नेक्स्ट। महोदय, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम कहीं भी अगर साइबर स्पेस का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसे हम साइबर क्राइम मान सकते हैं। हाल ही में UNODC के कार्यक्रम में यूके के प्रतिनिधि ने कहा कि यूके में जो आज क्राइम हो रहा है उसका 44% साइबर क्राइम है और इसी तरह का आंकड़ा हमारे पास भी है। यदि क्राइम ऑफ इंडिया 2023 जो कि हाल में पब्लिश हुआ है उसमें देखा जाए तो जितना प्रॉपर्टी ऑफेंस में हम लोग सभी तरह के पारंपरिक प्रॉपर्टी ऑफेंस में जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा हम साइबर क्राइम में खो रहे हैं। तो यह इस बात की तरह इंगित करता है कि जो साइबर क्राइम का जो पैमाना है वो आज काफी बढ़ चुका है। यह स्लाइड में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पारंपरिक जो क्राइम है हमारे वो रेडिकलाइजेशन से संबंधित हो सकता है, ड्रग्स से संबंधित, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित होता है, उसको हम लोग साइबर इनेबल्ड क्राइम कहते हैं कि पारंपरिक तरीके से भी होता था, अब साइबर के जरिए भी हो रहा है और इसकी वेलोसिटी, वैरायटी और वॉल्यूम सब साइबर स्पेस में आने की वजह से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ साइबर डिपेंडेंट क्राइम होता है जो कि नए तरह के क्राइम है जो कि सिर्फ साइबर स्पेस में ही घटित हो जा सकता है, जैसे कि हैकिंग हुआ, DDoS अटैक हुआ, रैंसमवेयर हुआ। इसको हम लोग ट्रेडिशनली महोदय
हम लोग साइबर सिक्योरिटी और आईटी डिपार्टमेंट्स के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह भी एक तरह का अपराध है। इसलिए यह जरूरी है कि हमारी जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस की संस्था है और जो हमारी सुरक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, वो बोथ साइबर डिपेंडेंट और साइबर इनेबल्ड क्राइम को से निपटने में सक्षम हो। इसलिए जो हमारा जो इंटेलिजेंस और पुलिस तंत्र है, उसको सिर्फ इसे एक साइबर सिक्योरिटी को एक टेक्निकल रूप में न लेकर के इसे कानून व्यवस्था के रूप में भी ले। महोदय, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्यों का विषय है, किंतु केंद्र सरकार ने यह जाना कि अगर साइबर क्राइम से हमें सक्षमता से निपटना है तो केंद्र में भी एक संस्था बनानी पड़ेगी, और इसीलिए हमारी संस्था भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, शॉर्ट में I4C कहते हैं, इसकी रचना माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशन में किया गया। हम लोग तरह हमारा मेन कार्य है कि राज्यों की पुलिस फोर्सेस के बीच समन्वय स्थापित करना, उन्हें तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराना, ताकि साइबर अन्वेषण और साइबर की क्राइम की रोकथाम में उनके हाथों को मजबूत किया जा सके। तो हमारा पिछले 4-5 साल में जो भी प्रयास रहा है वो इसी दिशा में रहा है कि राज्य के पुलिस फोर्सेस सशक्त हो पाए। महोदय, सबसे पहले माननीय गृह मंत्री महोदय ने cybercrime.gov.in, जिसको हम NCRP कहते हैं, पोर्टल को निर्देश का लॉन्च किया। यह पोर्टल विशेष इसलिए है क्योंकि घर में बैठे ही लोग किसी भी तरह का कंप्लेन कर सकते हैं। क्राइम का कंप्लेन का यह अपने तरह का यह पहला पोर्टल है, और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों द्वारा अब EFIR की प्रणाली भी शुरू हो गई। तो अब घर में बैठे बैठे FIR लॉन्च करने की प्रणाली अब विकसित कर ली गई है। महोदय, हमारा जो सबसे मुख्य जो कार्य है वो है CFCF RMS, एक तरह से जिसको हम फाइनेंशियल किल चेन कहते हैं, कि अगर पैसा गया तो पैसा को हम कैसे जल्दी से जल्दी पहचाने कि वो कहां गया है और उसको रोक पाए। तो इसको फाइनेंशियल किल चेन के लिए महोदय, अगर आप इस स्लाइड पर देखें तो हमने 1000 से अधिक बैंक, फिनटेक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दिया है, और सिर्फ एक पुश ऑफ अ बटन से हम लोग उस पैसे को ट्रेस करके रोकने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, इस स्लाइड पर हम दिखा रहे हैं कि हमारी लगातार हमारे पैसे को रोकने की जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हो रहा है, और मैं यह बात बताते हुए खुशी है कि राजस्थान इस समय देश के अग्रणी राज्यों में है, जहां पैसों को रोकने का प्रतिशत 32% पिछले साल हुआ, जबकि पूरे देश भर का औसत 19% रहा है। इसमें राजस्थान पुलिस बधाई का पात्र है। महोदय, हम लोग पैसों की तो बात करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज को हम लोग भूल जा रहे हैं, वो कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी साइबर जगत में काफी अपराध होते हैं। इस पर भी माननीय गृह मंत्री ने हमें एक सुरक्षिणी प्रोजेक्ट पर अनुमोदित किया है। उसके जरिए रियल टाइम में महिलाओं के खिलाफ कोई अश्लील या भद्दी तस्वीर आती है, बच्चों के खिलाफ कोई अश्लील चीज आती है, तो उसको रियल टाइम में रोकने का भी हमने प्रावधान किया है। और साथ ही यह भी प्रावधान कर रहे हैं कि वह उस इमेज की, उस वीडियो की फिर से पुनरावृत्ति न हो। महोदय, अगर आप साइबर क्राइम को देखें तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यह सामर्थ्य है कि क्या हम इसको टैकल कर सकते हैं। महोदय, आपने सही निर्देश दिया कि इस तरह में सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इस डेटा को देखिए, क्राइम ऑफ इंडिया का डेटा है। अगर हम लोग IPC केसेस में और स्पेशल एंड लोकल लॉ केसेस से अगर कंपेयर करें तो हर दृष्टि में हमारा परफॉर्मेंस देश भर में साइबर क्राइम में खराब है। यह चार्जशीटिंग की बात हो सकती है, कन्विक्शन की बात हो, ट्रायल फिनिश होने की बात हो, या ट्रायल के लिए बिना ट्रायल के डिस्पोजल की बात हो, हर क्षेत्र में साइबर क्राइम स्पेशल एंड लोकल लॉ या पारंपरिक IPC केसेस के पीछे चल रहा है। इसमें हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। महोदय, अगर हम ये साइबर क्राइम हो कहां से रहा है, 2 भागों में बांटा हमने, देश के अंदर से और देश के बाहर से। देश के अंदर वाले क्षेत्र आपको बाएं साइड में दिखाए गए हैं। इसमें राजस्थान, हरियाणा, यह जो नू का क्षेत्र है, इसमें पारंपरिक रूप से साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट्स रहे हैं। वहीं उसी तरह से पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं जो कि हॉटस्पॉट्स रहे हैं। दक्षिण में क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ऑफेंसेस, चेक विड्रॉल, ATM विड्रॉल्स वगैरह अधिक रहे हैं। महोदय, हमारे देश के और उसमें से राजस्थान के भी लोग हैं, हजारों लोग इस वक्त दक्षिण पूर्व एशिया में बैठकर चाइनीज गैंग्स के अधीन
साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं और यह हमारी बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि यदि देखें तो 70% पैसा जो हम गंवा रहे हैं इस देश से, वो दक्षिण पूर्व एशिया के गैंगों के हाथों गंवा रहे हैं। हमारे यहां के जो लोग हैं, जो देशी अपराधी हैं, उनमें उतना सोफिस्टिकेशन नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में हो सकता है वह भी वहां पहुंच जाए, और ये उतने प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन यदि हम विदेशियों को देखें, जो चाइनीज गैंग जिसको संचालित कर रहे हैं, उसमें लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन बहुत अधिक है। महोदय, इसलिए माननीय गृह मंत्री महोदय ने एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की स्थापना की, जहां एक छत के नीचे बैंक, पुलिस, टेलीकॉम के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें राजस्थान पुलिस के भी 2 अधिकारी हमारे साथ इस समय दिल्ली में जुड़े हुए हैं। महोदय, प्रतिबिंब नाम का हमारा एप्लीकेशन है, वह रियल टाइम में आपको दिखा देता है कि आपके क्षेत्र में किस तरह की आपराधिक गतिविधि चल रही है। तो इसमें हमने सस्पेक्ट लोकेशन दिखाया है कि कहां से अपराधी ज्यादा कार्य कर रहे हैं। जिलों के नाम महोदय आपके सामने हैं। दाहिने साइड में कहां कहां से सिम कार्ड बेचने वाले हैं, जिन सिम कार्ड्स का दुरुपयोग हो रहा है। तो यह हर थाने को उपलब्ध है, और थाने में बैठा थानाधिकारी इसको देख सकता है, क्लिक करके देख सकता है कि उसके क्षेत्र से किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। राजस्थान के हॉटस्पॉट्स हैं सर, जहां से चेक विड्रॉल की संख्या बहुत है। कहां कहां से जो फ्रॉड का पैसा है चेक के रूप में निकाला जाता है, कहां से एटीएम विड्रॉल होता है, और कहां कहां म्यूल अकाउंट्स, बैंकिंग के जो म्यूल अकाउंट्स हैं। तो ये सारी विजिबिलिटी राज्यों को दी गई है। राजस्थान के कुछ अधिकारी बहुत अच्छा इसमें काम भी कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय हेल्प हॉटस्पॉट्स को देखें तो इसमें कुछ मामलों में राजस्थान ऊपर है, और महोदय इसमें मेरा आह्वान रहेगा यहां मौजूद सारे अधिकारियों से कि इस पर हमें एक मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता होगी, ताकि हम इसे नीचे ले जा सकें। महोदय, बहुत सारे अधिकारियों ने राजस्थान में अच्छा काम किया है, और उसके वजह से इंपैक्ट भी आया है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो लगातार प्रोएक्टिव सिम की ब्लॉकिंग का काम हुआ था अक्टूबर नवंबर में, तो उसकी वजह से बिल्कुल वो ग्राफ नीचे चला गया था। लेकिन इसमें एक कंटिन्यूअस प्रेशर बनाए रखने की आवश्यकता है। ऑर्गेनाइज सिंडिकेट पे एंटीवायरस तथा इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के द्वारा प्रेशर डाला गया, दबिश दी गई है, लेकिन इस पर हमें लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। महोदय, एक विशेष रूप से ये, चूंकि हमारा जो 80 से 90% क्राइम होता है वो फाइनेंशियल क्राइम है, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस हम देख रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक कमीशन के ऊपर मुहैया कराते हैं, और यह इस स्लाइड के जरिए मैं आप दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जा रही है। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी का, फिनटेक एंटिटीज का और म्यूल बैंक अकाउंट्स का बड़ी भारी पैमाने पे उपयोग होता है। और इसमें राजस्थान के कुछ जिले, खास करके जोधपुर इसमें अग्रणी है। तो इस पर हमने पिछले 2 साल में इसमें काम भी हुआ है। काफी क्रिप्टो ट्रेडर्स के खिलाफ राजस्थान में केसेस भी हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों के अपराधी भी राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं। खास करके जहां पहले कैश का काम हुआ करता था, वही लोग अब क्रिप्टो कन्वर्जन का काम भी कर रहे हैं। महोदय, यह भी एक बड़ा अच्छा काम हुआ था कि अमेरिका से हमें इनपुट्स आए थे होमलैंड सिक्योरिटी से, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस ने काफी अच्छा काम किया था, और इंटर स्टेट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल को अनर्थ करने में उसमें का काम हुआ था। यह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत था। महोदय, आज आपके कर कमलों द्वारा EFIR की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे उम्मीद है कि विक्टिम्स को जल्द न्याय मिलेगा। और यह मई में दिल्ली में शुरू हुआ था, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, फिर मध्य प्रदेश, और आज यह राजस्थान चौथा ऐसा स्टेट बन गया है जहां यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। महोदय, हाल ही में भारत सरकार ने तो I4C बनाया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। माननीय गृह मंत्री महोदय ने लगातार इस बात पे बल दिया, चिट्ठियां भी लिखी हैं राज्यों को, कि इसी के तर्ज पर राज्यों में स्टेट लेवल या रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाए। इस बात की सिफारिश पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी इसी वर्ष, पिछले वर्ष किया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के माह में भी ये निर्देश दिए हैं, सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने राज्य में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएं। साथ ही साथ अभी राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक केस चल रहा था सर, जिसमें आनंद हैदर भाई वाले केस में कुछ निर्देश दिए गए थे। उसमें भी इस तरह का स्टेट लेवल में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने की बात कही गई थी। महोदय, इसी से प्रेरित होकर
हमने एक मॉडल स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कैसा हो उसका एक महोदय, तो यह इसका प्रारूप हमने एक मॉडल है और इसको हमने अभी तो अनौपचारिक रूप से शेयर कर रहे हैं। इसको औपचारिक रूप से भी एक बार गृह मंत्री महोदय की अनुमति हो जाएगी तो हम इसको शेयर करेंगे। तो इसमें हमने प्रयास किया है कि I4C में हमने 5 साल की हमारी जो जर्नी है उसमें हमने जो सीखा, उसमें हमने देखा कि क्या काम करता है, क्या नाम करता है, कहां कहां खामियां हैं, कहां कहां और स्ट्रेंथ किया जा सकता है, उसको दृष्टि में रख करके हमने यह एक प्रारूप तैयार किया है महोदय। और इसमें विशेषता यह है कि इसमें पुलिस स्टेशन भी रखें ताकि 0 FIRs, EFIRs वगैरह रजिस्टर किए जाएं। और एक और चीज पर हमने ध्यान दिया महोदय कि साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर डिपेंडेंट क्राइम की भी इसमें व्यवस्था की जाए, ताकि यदि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर या फिर बाहर के समाज में भी अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सेवा लेनी हो तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट इस स्थिति में हो कि वो उसकी मदद करे, उसके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या फिर कोई भी सिक्योरिटी संबंधित अगर सलाह या ऑडिट भी करनी हो तो यह व्यवस्था हमारी पब्लिक के काम आए महोदय। साथ ही साथ जो इसके जो हेड होंगे जो साइबर व्यवस्था के साइबर S4C के, उनको सीसो का भी पुलिस डिपार्टमेंट के सीसो के रूप में भी उनको नमोदित किया जा सकता है महोदय। कैपेसिटी बिल्डिंग आपने अपने अभिभाषण में भी कहा कि हमें अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग के लिए हमारे ये कुछ हमने स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है। इसमें विशेष रूप से मैं इस बात पे ध्यान लाना चाहूंगा आपका कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने साइबर कमांडोज की बात की थी कि एक ऐसी फोर्स तैयार हो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही जो कि साइबर सिक्योरिटी के सारे चैलेंजेस को फेस करे। महोदय, मुझे खुशी है कि 15 साइबर कमांडोज ऑलरेडी राजस्थान में कार्यरत हैं और इस वर्ष अभी 54 और साइबर कमांडोज हमारे यहां से प्रशिक्षित होंगे। ये IIT, IIIT इस तरह की संस्थाओं में 6 महीने के लिए ट्रेन होते हैं और इनका काम साइबर डिपेंडेंट और साइबर इनेबल्ड दोनों तरह के क्राइम्स में इनका उपयोग किया जा सकता है महोदय। साइबर अवेयरनेस, इस पर मैं एक प्रधानमंत्री महोदय ने 2024 में अपने मन के बात कार्यक्रम में एक ऑडियो है, अगर आप उसको चला सकें तो चलाइए। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं। महोदय, यह अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री सर इसका इंपैक्ट हुआ सर। तो अगर प्रधानमंत्री ने अगर आह्वान किया तो उसका इंपैक्ट हुआ और आप देखिए कि इसमें गिरावट आई। तो मैं यह बताना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इसी तरह का आपके स्तर पर भी महोदय अगर मैसेजिंग हो, जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम महोदय ने एक अपना मैसेज दिया, तो आपके स्तर पर भी महाराष्ट्र कामयाब होगा हर दिन मैसेज दें 1930 के साथ। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र कामयाब होगा हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो महोदय कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये दूसरे राज्यों के। मैं आपके विचारार्थ कुछ अंत में कुछ ये करना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स लाना चाहूंगा महोदय। इसमें कि S4C की संरचना हो और जो हमारे जो स्टाफिंग का जो है प्रक्रिया उसको शायद रीथिंक करने की आवश्यकता है। हम ट्रेडिशनल जो रिक्रूटमेंट का मेथड अपनाते हैं वो शायद अब कार्य नहीं होगा महोदय। हमें कंसल्टेंट्स भी लेने पड़ेंगे, हमें पैरेलल इंडक्शंस भी करने पड़ेंगे और हो सकता है कि हमारी जो IT विंग है, जो ट्रेडिशनली पुलिस वायरलेस या कम्युनिकेशन विंग है, उसको रीट्रेन करना पड़ेगा महोदय। हमें डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और एविडेंशियरी दोनों लैब्स में और इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग न सिर्फ पुलिस अधिकारियों की बट प्रोसिक्यूटर्स और जुडिशियल अधिकारियों की भी आवश्यक है। 0 FIR आपने ऑलरेडी आपने कर दिया महोदय।
और साइबर कमांडोज का उपयोग किया जाए। मनी म्यूल्स और जो मनी म्यूल हैं और टेलीकॉम म्यूल्स हैं, इनके ऊपर एक मिशन मोड में कार्रवाई आवश्यक है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन ऑनलाइन क्राइम्स के लिए एक अलग सेल अगर बनाया जाए तो वो भी काफी बढ़िया रहेगा। और महोदय, आईटी एक्ट 2000 में एडजुडिकेशन का प्रावधान है, लेकिन यह व्यवस्था अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है। इसके लिए राज्य के आईटी डायरेक्टर से आईटी सेक्रेटरीज इसमें एम्पावर्ड रहते हैं। इस व्यवस्था को हमें अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं तो विक्टिम को कंपनसेशन देने में हमें काफी फायदा होगा। यूजीसी ने एक सिलेबस बनाया है सारे कॉलेजेस के लिए कि साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई की जाए। इसमें कुछ राज्यों ने, जैसे कि तेलंगाना ने अपने सारे कॉलेजेस में इसको कंपलसरी कर दिया है, तो हम अपने राजस्थान में भी इस पर विचार किया जा सकता है महोदय। और खास करके पब्लिक कॉन्टैक्ट आउटरीच और टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन हमने देखा है कि काफी कार्य करता है, तो यह इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारा यह प्रयास रहेगा महोदय कि हम राजस्थान के साथ और घनिष्ठ तरीके से मिलकर कार्य कर पाएं। महोदय, आपके समय के लिए हमारी तरफ से मैं आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं इसके अंत में माननीय महानिदेशक महोदय से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद सर। अंत में निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी से धन्यवाद ज्ञापन का अनुरोध करता हूं। आज के उद्घाटन समारोह में